फलनों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं हमारी कक्षा 12 में 5 छात्र हैं। ये कक्षा 12 के छात्रों का समुच्चय हो गया A। जब इन कक्षा 12 के छात्रों का प्रवेश होता है तो हम इन्हें एक रोल नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। मान लेते हैं ये उनके रोल नंबर का समुच्चय है, ये उन विद्यार्थियों का समुच्चय है और ये उनके रोल नंबर का समुच्चय है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक रोल नंबर मिल जाता है 1 2 3 4 5। और जैसे ही इनकी बोर्ड एग्जाम होती है तो इनको बोर्ड से अलग रोल नंबर मिलते हैं। तो जो कक्षा के अनुक्रमांक हैं उनके आधार पर इनको बोर्ड से अलग अलग रोल नंबर असाइन होते हैं 1 2 3 4 5। पहले रोल नंबर को ये, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, पांचवें। अर्थात ये तो मान लेते हैं F फलन है जो कि कक्षा के विद्यार्थियों का कक्षा का रोल नंबर है, और ये G फलन है जो कि कक्षा के रोल नंबर का बोर्ड के रोल नंबर से संबंध है। तो इस प्रकार प्रत्येक परीक्षार्थी को बोर्ड का एक रोल नंबर मिल जाता है इस टाइप से। इसे ही फलनों का संयोजन कहता है कि समुच्चय A के अवयवों का समुच्चय C से के अवयवों से संबंध, जबकि A के अवयव B से फलन F के द्वारा तथा B के अवयव C से फलन G के द्वारा संबंधित हों तो फलन A के अवयव फलन C के अवयवों से समुच्चय A के अवयव समुच्चय C के अवयवों से फलन GOF के द्वारा संबंधित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि F A से B में और G B से C में एक समुच्चय है, दो फलन है, तो इनका संयोजन GOF के द्वारा निरूपित होता है और ये फलन समुच्चय A से समुच्चय C के अवयवों के बीच में होता है। समुच्चय A से समुच्चय C के अवयवों के बीच फलन GOF होता है। इस फलन का प्रांत, जो लास्ट वाला फलन है, उसी का प्रांत होगा, F का प्रांत ही GOF का भी प्रांत होगा, और इस फलन का जो सह प्रांत या परिसर होगा वो GOF का भी सह प्रांत या परिसर हो जाएगा। बल्कि हम उसको सह प्रांतीय लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, सह प्रांत। और इसको हम परिभाषित करते हैं GOF of X is equal to G of Fx। इस X का GOF के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो X के F के प्रतिबिंब और फिर उस Fx के G के प्रतिबिंब के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये पहला लड़का है राहुल, इसका क्लास का रोल नंबर अगर 1 है तो इसको रोल नंबर मिलेगा 100201 इस टाइप से। तो राहुल का रोल नंबर हो गया 1, राहुल का इसके साथ संबंध 1 था और इस 1 का प्रतिबिंब 100201 है। इस प्रकार से अब इसके उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं F एक फलन है 1 2 3 से ABC में, और G दूसरा फलन है ABC से LMN में। किस प्रकार से परिभाषित है? यह फलन परिभाषित है 1A 2B 3C, और फलन G है AL BM CN। तो GOF फलन होगा फलन F के प्रांत से। फलन F का प्रांत है 1 2 3 से, और फलन G के सह प्रांत अर्थात LMN में। और कैसे डिफाइन किया जाएगा? इस प्रांत 1 का GOF प्रतिबिंब
अवयव प्रांत के अवयव 2 का GOF प्रतिबिंब, अवयव 3 का GOF प्रतिबिंब। तो इसको अगर हम लिखते हैं GOF ऑफ 1 इज इक्वल टू G ऑफ F1, F1 इक्वल टू ये 1 का प्रतिबिंब A है, F1 A, F2 B, F3 C, ऐसे GAL, GB M, GC N। तो ये हो जाएगा GOF ऑफ 1 इक्वल टू G ऑफ F1, और ये हो जाएगा G ऑफ F1 इक्वल टू A है तो G ऑफ A, और G ऑफ A इक्वल टू L है। फिर इसी प्रकार GOF ऑफ 2 इज इक्वल टू G ऑफ F2 इक्वल टू G ऑफ B, 2 का प्रतिबिंब B है, और GB इक्वल टू M, तथा GOF ऑफ 3 इज इक्वल टू G ऑफ F3 इज इक्वल टू G ऑफ C, 3 का प्रतिबिंब C है F के द्वारा, और C का प्रतिबिंब G के द्वारा N है। तो ये GOF फलन होगा। अगर इसको हम तालिका विधि से लिखेंगे तो हो जाएगा 1L 2M और 3N, इस प्रकार से ये परिभाषित होगा। एक और एग्जांपल इस पे लिखते हैं। F R से R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई फलन है fx इक्वल टू cos x द्वारा परिभाषित, और G R से R में एक फलन है gx इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित। तो हमने GOF और FOG इनके कंपोजिशन निकालने हैं। GOF का प्रांत होगा R, F का प्रांत R, तथा GOF का सह प्रांत होगा G का प्रांत S। तो GOF को हम कैसे डिफाइन करेंगे? GOF ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा G ऑफ fx, जहां की ये x f के प्रांत r का अवयव होगा, और fx परिभाषित है हमारे पास cos x के द्वारा, तो ये हो जाएगा G ऑफ cos x। अब G ऑफ cos x का मान क्या होगा? G x है 3x स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो G ऑफ cos x हो जाएगा cos x का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 cos स्क्वायर x, G ऑफ cos x। तो GOF ऑफ x हुआ 3 cos स्क्वायर x। अब हम निकालेंगे FOG ऑफ x, ये हो जाएगा F ऑफ GX। FOG का प्रांत G का प्रांत अर्थात R होगा, और FOG का सह प्रांत F का प्रांत अर्थात R होगा। तो FOG ऑफ x इक्वल टू F ऑफ GX, ये हो जाएगा F ऑफ GX है 3x स्क्वायर, तो F ऑफ 3x स्क्वायर, F ऑफ x है cos x मतलब cos ऑफ वेरिएबल ऑफ x, तो F ऑफ 3x हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर, इस वेरिएबल के आगे cos लिख दिया गया। तो GOF ऑफ x इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, FOG ऑफ x इक्वल टू cos 3x स्क्वायर, क्योंकि अगर x का मान 0 नहीं है तो ये वैल्यूज अलग अलग होंगी, और 0 है भी तब भी अलग वैल्यू होंगी, तो जनरली हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता, अर्थात GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, इसमें कम्यूटेटिव नहीं। तो एक नंबर का क्वेश्चन इससे बोर्ड में आता है। F और G दो फलन दिए गए हैं और हमने उनका कंपोजिशन निकालना है GOF। नेक्स्ट, R से R में एक फलन है fx इक्वल टू 16 x⁴, तथा G R से R में फलन है gx इक्वल टू x⁴। हमने GOF और FOG निकालने हैं, तो GOF ऑफ x इक्वल हो जाएगा G ऑफ fx, और ये जाएगा G ऑफ 16x⁴, क्योंकि fx इक्वल टू 16x⁴, इक्वल टू ये हो जाएगा gx इक्वल टू x⁴, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पूरी की पावर 1/4 है, तो ये जाएगा 16x⁴ होल 1/4। 16 का 4th रूट हो जाएगा 2, तो 4 हम इसको लिखते हैं x⁴ होल 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 2⁴/4 मतलब 2, और x⁴/4 मतलब x। तो GOF ऑफ x हो जाएगा 2x, और FOG ऑफ x निकालेंगे हम, तो हो जाएगा FOG ऑफ x इक्वल टू F ऑफ GX इज इक्वल टू F ऑफ x⁴, GX इक्वल टू x⁴, और फिर ये हो जाएगा x⁴ हो जाएगा 16x⁴, मतलब 16 x⁴ 1/4, 16x⁴ 1/4 होल 4।
जी एक्स का मान हमने यहाँ से लिख दिया, जी एक्स इक्वल टू एक्स इज पावर 1/4 है, तो 16 इंटू एक्स इज पावर 1/4 होल इज पावर 4, अर्थात हो जाएगा 16 एक्स इज पावर 4/4 मतलब 16x। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं GOF 2x है, FOG 16x है, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट और भी दो समुच्चय हैं, ए r-3/5 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एकल समुच्चय 3/5 को हटा देगा, मतलब वास्तविक संख्याओं में से 3/5 वास्तविक संख्याएं छोड़ करके, तथा बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 7/5 छोड़ करके। f a से b में एक फलन है, fx इक्वल टू 7x + 4 अपॉन 5x - 3, तथा g एक फलन है b से a में, gy इक्वल टू 3y + 4 अपॉन 5y - 7। r-3/5 का अर्थ है कि ये फलन f x इक्वल टू 3/5 पर परिभाषित नहीं है। यहाँ हम x इक्वल टू 3/5 रखेंगे तो ये 7/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी प्रकार ये फलन g 7/5 पर परिभाषित नहीं है। अगर यहाँ पर y की जगह पे 7/5 रखेंगे तो यहाँ भी ये gy क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए इनके प्रांतों में से ये जो है हटा दिए गए। हमने सिद्ध करना है कि GOF IA के बराबर तथा FOG IB के बराबर है, मतलब ये जो GOF फलन है वह समुच्चय A में एक तत्समक फलन है तथा FOG समुच्चय B में एक तत्समक फलन है। ये सिद्ध हमने करना है। मान लेते हैं X समुच्चय A का कोई अवयव है और हम GOF ऑफ X निकाल रहे हैं, तो GOF ऑफ X इज इक्वल टू हो जाएगा G ऑफ FX, अर्थात G ऑफ 7x + 4 अपॉन 5x - 3। G इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे y की जगह हम इतना मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4 अपॉन 5 × 7x + 4 अपॉन 5x - 3 - 7, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 41x अपॉन 41। 41 से 41 भी कट जाएगा तो ये जाएगा x। तो इस x का GOF के द्वारा प्रतिबिंब वही x आया है, तो तत्समक फलन की परिभाषा से ये GOF एक तत्समक फलन होगा, क्योंकि x a का अवयव है, तो ये जो GOF फलन होगा वो समुच्चय A में एक तत्समक फलन होगा। GOF इज इक्वल टू IA। इसी प्रकार FOG ऑफ Y निकालते हैं। FOG ऑफ Y, जहां की Y समुच्चय B का कोई अवयव है, तो ये हो जाएगा F ऑफ GY इक्वल टू F ऑफ GY की परिभाषा लिखेंगे, 3y + 4 अपॉन 5y - 7, और f 3y + 4 अपॉन 5y - 7 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 21y + 28 + 21y - 28 अपॉन 5y - 7, और 15y + 20 - 15y + 21 अपॉन 5y - 7, 5y - 7 5 - 7 से कट जाएगा, तो 21y + 21y + 28 + 21y - 28 अपॉन 15y + 20 - 15y अपॉन प्लस 21, तो हर में 15y और अंश में 28 कट जाएंगे, तो हो जाएगा 21y + 20y 41y, और हर में रह जाएगा 20 + 21 41, यहाँ से ये भी कट जाएंगे तो इक्वल टू y आएगा। तो FOG ऑफ y के बराबर आया, और y ये B का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये FOG जो है क्या होगा, B में एक तत्समक फलन होगा। तो GOF A में तथा FOG B में तत्समक फलन होगा। थैंक यू।